नमस्कार बच्चों, मैं देवकीनंदन राठौर स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स, जिसमें आज का हमारा पहला चैप्टर है विद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है यहाँ पर 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, तीसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जिसमें सबसे पहले आज अपन जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब आप सब जानते होंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है यानी कि विद्युत चुंबकत्व है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है विद्युत प्लस सेकंड है चुंबकत्व। यानी कि विद्युत चुंबकत्व जो वर्ड है, जो शब्द है, वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है विद्युत और दूसरा है चुंबकत्व। छोटी क्लासों में आप विद्युत और चुंबकत्व के बारे में पढ़ते आए हैं, आपने इनके बारे में सुना भी होगा, इनके बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन आप अब तक ये नहीं जानते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे पर किस तरीके से डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर करते हैं, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो विद्युत धारा, सबसे पहले मैं बात बताऊं आपको, विद्युत धारा क्लास 9th और 11th में ये चैप्टर भी आता है और ये टॉपिक भी आपने पढ़ा होगा और विद्युत धारा के बारे में आपने सुना भी होगा। मैं आपको बताऊं, जनरली विद्युत धारा जो होती है यानी कि विद्युत धारा वो किसे कहते हैं? विद्युत धारा यानी कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। लेकिन आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा तो बोल दिया, लेकिन विद्युत और चुंबक दोनों अलग अलग राशियां हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में अपन इस चैप्टर में यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है ओरेस्टेड का प्रयोग। बच्चों में एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी तक तो ये विद्युत और चुंबकत्व दोनों राशियों का अस्तित्व था, लेकिन ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों राशियों में क्या क्या संबंध है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किस तरीके से उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से चुंबकत्व का गुण उस पदार्थ में या उस तार में या उस पर्टिकुलर चीज में उत्पन्न हो जाता है। इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब अलग अलग वैज्ञानिकों, ओरेस्टेड हो गया, मैक्सवेल हो गए, एम्पियर हो गए, फेराडे हो गए, इन्होंने जब अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने विद्युत और चुंबकत्व दोनों के बारे में ये बताया कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यानी कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया कि जब धारा किसी चालक तार में बहेगी या किसी पदार्थ में बहेगी तो ऑब्वियस है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो इसी कड़ी में अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, ओरेस्टेड का प्रयोग। ओरेस्टेड ने किसी भी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया था, जिसे ही ओरेस्टेड का प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे ओरेस्टेड का प्रयोग कहते हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक चालक तार लिया, AB चालक तार लिया, एक ली बैटरी और एक ली कुंजी। उस चालक तार को उन्होंने बैटरी और कुंजी के द्वारा जोड़ दिया। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए, क्या ऑब्जर्वेशन आए, देखिए उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। किस तरीके से उस चालक तार में धारा का प्रवाह हुआ, जब धारा का प्रवाह हुआ तो उस चालक तार में क्या उत्पन्न हुआ। तो ओरेस्टेड ने अपने प्रयोग में उस चालक तार को बैटरी और कुंजी के द्वारा कनेक्ट कर दिया और उस चालक तार के समांतर नीचे की ओर एक चुंबकीय सुई को रख दिया। फिर इससे जो ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुए वो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं प्रेक्षण। पहला प्रेक्षण
जब कुंजी यानी कि जो की लगी हुई है सर्किट में ये ओपन है, जब ये ओपन है तो इस चालक तार में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, और जब चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इस चालक तार के नीचे जो चुंबकीय सुई रखी हुई है उसमें किसी भी तरीके का कोई विक्षेपण नहीं होता है। विक्षेपण नहीं होने का मतलब है कि चालक तार, ये चुंबकीय सुई जो है इस चालक तार के समांतर अपनी संतुलन की अवस्था में बनी हुई रहती है, ये किसी भी प्रकार से हिलती डुलती नहीं है। दूसरा प्रेक्षण जो था उन्होंने ये बताया कि जब इस कुंजी को सर्किट में क्लोज कर दिया जाए यानी कि इसे बंद कर दिया जाए, जब इसे अपन कुंजी को जोड़ देंगे यानी कि डॉट लगा देंगे तो सर्किट क्या होगा, सर्किट बंद हो जाएगा यानी कि क्लोज सर्किट हो जाएगा। और क्लोज सर्किट के होने से इस चालक तार में क्या प्रवाहित होने लग जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। जब इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये चुंबकीय सुई जो कि चालक तार के नीचे रखी हुई है अपनी संतुलन की अवस्था से क्या होने लग जाएगी, विक्षेपित होने लग जाएगी। दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जब इस चुंबकीय सुई को इस चालक तार के पास लाया जाता है, जब इस चुंबकीय सुई को इस चालक तार के पास लाया जाता है तो इस चालक तार में क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण इस चुंबकीय सुई के विक्षेपण में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। नंबर 4 प्रेक्षण ये था कि इस चालक तार में यदि धारा के प्रवाह में यदि वृद्धि कर दी जाए, इस चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह में वृद्धि कर दी जाए तो चुंबकीय सुई के विक्षेपण में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चुंबकीय सुई के विक्षेपण में भी वृद्धि हो जाती है। 4 ऑब्जर्वेशन हो गए। 5वां ऑब्जर्वेशन यह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि इस चालक तार में धारा के प्रवाह की दिशा को विपरीत कर दिया जाए, यानी कि पहले जो धारा बह रही थी वो बह रही थी धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, तो इस चुंबकीय सुई में क्या हुआ, विक्षेपण उत्पन्न हुआ। अब क्या करेंगे, ओरेस्टेड ने क्या किया कि इस चालक तार में जो धारा के प्रवाह की दिशा है उसको उल्टा कर दिया, यानी कि उसकी दिशा को विपरीत कर दिया, तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण जो होगा वो भी विपरीत दिशा में हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने प्रयोग से ये 5 प्रेक्षण बताए और इन प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने इस प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकाले। अब ओबियस है कि उन्होंने प्रेक्षण लिए होंगे तो प्रेक्षण के बाद जो निष्कर्ष निकले उसके आधार पर ही उन्होंने कहा होगा कि एक तरीके से जब चालक तार में धारा प्रवाहित हुई और धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय सुई में जो विक्षेपण हुआ वो क्यों हुआ। सोचने वाली बात है कि वो विक्षेपण क्यों हुआ, कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। तो इन 5 प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने ये साबित किया, ये निष्कर्ष निकाला। तो मैं आपको बताता हूँ कि निष्कर्ष क्या क्या थे उनके। ओरेस्टेड के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष के बारे में अपन डिस्कस करें तो ये जो निष्कर्ष निकल के आए ये कहाँ से निकल के आए, पहले उन्होंने प्रयोग किया, उस प्रयोग से कुछ प्रेक्षण आए और उन प्रेक्षणों के बेस पर उन्होंने बताया कि इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकले, यानी कि जो चुंबकीय सुई में विक्षेपण हुआ वो किस कारण से हुआ। तो सबसे पहला निष्कर्ष इसका देखो क्या होता है। सबसे पहला निष्कर्ष कि जब इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस चालक तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस क्षेत्र को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र और इसे ही बोला जाता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो चैप्टर का नाम था अपने वो यहाँ से निकल के आया है। कहाँ से निकल के आया, जब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। सबसे पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष ये मैंने पहले भी बताया था प्रेक्षण में कि जब चुंबकीय सुई को इस चालक तार के पास ले जाया जाए तो जब इस चुंबकीय सुई को इस चालक तार के पास ले जाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। क्यों वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर धारा का प्रवाह ज़्यादा होता है। इसी तरीके से यदि इस चुंबकीय सुई को इस चालक तार से थोड़ा दूर ले जाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। तीसरा निष्कर्ष क्या निकल के आया, तीसरा निष्कर्ष ये निकल के आया, जब फर्स्ट जो डायग्राम था उसमें मैंने दिखा रखा था ये जो कुंजी है अपनी यानी कि ये ओपन कंडीशन में थी, यानी कि सर्किट खुला हुआ था और जब सर्किट खुला था तो किसी प्रकार की कोई धारा इस चालक तार में प्रवाहित नहीं हो रही थी। तो जो चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई किस दिशा में रखी हुई है, उत्तर दक्षिण दिशा में रखी हुई है। वो चुंबकीय सुई
अपनी संतुलन की अवस्था में बनी रहती है। जैसे ही इस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इस चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है। ये किस तरीके से होता है देखिए, यानी कि चालक तार में प्रवाहित धारा यदि उत्तर से दक्षिण दिशा में हो रही है, इस चालक तार में धारा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण दिशा में हो रहा है, उत्तर से दक्षिण दिशा में हो रहा है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। एक और डायग्राम मैंने बताया था, एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके से डायग्राम बना रखा था मैंने। ये साउथ, नॉर्थ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, और मैंने ये डायरेक्शन भी दी थी आपको। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल वेस्ट और ये हो जाएगी ज्योग्राफिकल ईस्ट। ठीक है, यानी कि जब धारा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर होता है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक पश्चिम की ओर, भौगोलिक पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि धारा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होता है, धारा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होता है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाता है। ये भौगोलिक पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो बच्चों, ये था ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाह के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसे ही बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद अपना अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक अभी मैंने आपको बता तो दिया कि धारा प्रवाह के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र है क्या? आपके सोचने की बात है, आपके माइंड में आया होगा कि सर ने ये तो बता दिया कि धारा प्रवाह हो गई और आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, उस धारा प्रवाह के कारण एक क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, जिसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है देखिए, चुंबकीय क्षेत्र, इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन में लिखूं तो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन होगी ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर रखी हुई चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में टहरती है, एक निश्चित दिशा में टहरती है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर रखी हुई चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में टहरती है, उस क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक और बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि चुंबकीय सुई जिस दिशा में टहरती है, उस दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो चुंबकीय सुई जिस दिशा में टहरी, उस दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये तो बात हुई इसकी परिभाषा की। ठीक है, इसकी बात हुई इस चुंबकीय क्षेत्र के डेफिनेशन की। यदि मैं बात करूं इसकी गणितीय विवेचना, किसकी गणितीय विवेचना? चुंबकीय क्षेत्र की गणितीय विवेचना। गणितीय विवेचना से मतलब है कि सूत्र, यानी कि और चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो देखिए गणितीय विवेचना में मैं लिखता हूं, यदि Q कूलाम का कोई आवेश V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में गति करता है,
तो उस पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में लगने वाला बल। जब कोई भी q कूलाम्ब का आवेश v वेग के साथ चुंबकीय क्षेत्र B में, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र B में गति करता है, तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उस आवेश पर लगने वाला बल, जो होता है वो होता है F वेक्टर बराबर Q V वेक्टर इंटू B वेक्टर। ठीक है, Q V वेक्टर इंटू B वेक्टर। आपने क्लास 11th में सदिश राशियां और अदिश राशियां पढ़ा होगा। सदिश और अदिश यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन आता है। तो F वेक्टर बराबर Q V B साइन थीटा, यानी कि जो थीटा है वो V वेक्टर और B वेक्टर के मध्य का कोण है। यदि V वेक्टर व B वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों, हैं, अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो F वेक्टर बराबर Q V B साइन 90, और आप सब जानते होंगे साइन 90 बराबर क्या होता है, 1। तो F वेक्टर बराबर Q V B। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो B बराबर F अपॉन Q V, ये इसका सूत्र हो गया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, B बराबर F अपॉन Q V। ठीक है, एक और डेफिनेशन यदि चुंबकीय क्षेत्र की देखना चाहें तो इस सूत्र से उसकी एक और डेफिनेशन निकल के आ सकती है। वो क्या होगी, देखिए, यदि B वेक्टर बराबर F अपॉन Q V, यदि Q बराबर 1 कूलाम्ब हो और V बराबर 1 मीटर पर सेकंड हो, तो यहाँ से क्या होगा, B बराबर F निकल के आएगा। तो इससे इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन को मैं कहूँ तो मानक परिभाषा क्या होगी इसकी, कि किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, उस स्थान पर एकांक वेग से गतिमान, एकांक यानी कि एकांक वेग से गतिमान एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। मैं लिख देता हूँ, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर एकांक वेग क्यों लिखा, क्योंकि v बराबर 1 मीटर पर सेकंड लिखा मैंने, मान उस स्थान पर एकांक वेग से गतिमान एकांक आवेश। अब एकांक आवेश क्यों लिखा, क्योंकि आवेश का मान भी कितना लिया, 1 कूलाम्ब लिया। एकांक वेग से गतिमान एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्लियर हो गया होगा आपका। चुंबकीय क्षेत्र, आशा करता हूं कि आपको चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया होगा पूरा, कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, उसका सूत्र क्या होता है और उसकी मानक परिभाषा यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है। एक छोटी सी चीज़ और चुंबकीय क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, मात्रक, ओबियस मात्रक भी कभी कभी पूछ लेते हैं और मात्रक अपन को पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई पद्धति में मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसे टेस्ला
यानी कि टी भी कहते हैं, यानी कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 टेस्ला। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक की बात करूं मैं, तो सीजीएस पद्धति में मात्रक मैक्सवेल पर सेंटीमीटर होता है, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर होता है, जिसे गाउस भी कहते हैं। ठीक है। एसआई पद्धति में मात्रक हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसे टेस्ला कहते हैं, और सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे गाउस भी कहते हैं। कभी कभी एक बार आरपीटी में पूछा गया क्वेश्चन था कि टेस्ला और गाउस में क्या संबंध है, तो एक छोटा सा संबंध है। एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाउस के। किसके बराबर होता है? एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाउस के। विमा इसकी अपन बात करें विमा की, तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा होती है m1 L0 T-2 A-1। ठीक है। ये कैसे निकल के आया, एक बार मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ कि इसकी विमा कैसे निकल के आई। देखिए आप यहाँ पर सूत्र क्या हुआ चुंबकीय क्षेत्र का, B वेक्टर बराबर F/QV। ये क्या है? बल है, ये नीचे आवेश है और वेग है। तो क्लास 11th में जब विमाएँ आपने पढ़ी होगी तो बल की विमा होती है m1 L1 T-2। आवेश बराबर होता है, यानी कि आवेश जो होता है वो होता है धारा इंटू समय के, और धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में, और समय को सेकंड में, यानी कि A1 T1। आवेश की विमा क्या हो जाएगी? A1 T1, और वेग की विमा होती है L1 T-1। ठीक है। तो यहाँ से T प्लस का 1 T माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। L1 ऊपर है, एक L ऊपर जाएगा, तो L1 माइनस 1। तो एक बार लिख देता हूँ मैं, M1 L1 माइनस 1, एक L ये रहा, एक L ये रहा। ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, T से T कैंसिल हो गया, T-2, और ये A ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। तो B वेक्टर बराबर M1 L0 T-2 A-1, ये इसकी विमा हो गई, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। एक और बात, चुंबकीय क्षेत्र को B वेक्टर से व्यक्त करते हैं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को B वेक्टर से व्यक्त करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि जब अपन ने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा और ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो उससे एक बात सामने निकल के आई कि स्थिर आवेश जो हैं, स्थिर आवेश केवल विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, जबकि गतिमान आवेश विद्युत धारा के अतिरिक्त स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जबकि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन ने आज पढ़ा कि विद्युत चुंबकत्व क्या होता है, उसकी कितनी ब्रांचेज है, उसकी 3 ब्रांचेज, उसकी फर्स्ट ब्रांचेज के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जिसके अपन ने सबसे पहला टॉपिक ओरेस्टेड का प्रयोग पढ़ा, उसके बाद अपन ने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अगला वाला, जिसके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे, वो है बायो-सावर्ट का नियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल यानी कि पेपर में, आरबीएससी के पेपर में या सीबीएसई, हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो-सावर्ट का नियम। फिर उसके बाद अपन अध्ययन करेंगे
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। भाई चुंबकीय क्षेत्र अपन ने पढ़ लिया, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, उसे ज्ञात करने के कौन कौन से नियम होते हैं, इन सब के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। जो अगले टॉपिक है, अगली क्लास को अपन कल कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने यदि इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं, आप भी करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।